नमस्ते। बात करते हैं समय की कि समय का चक्र, समय का जो खेल होता है वो समय समय पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन कर देता है। रंग को भी राजा बना देता है और राजा को भी रंग बना देता है। एक समय था सिकंदर महान, जिसे हम अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं, जो मैसेडोनिया से आया था। कहावत है ना कि जो जीता वही सिकंदर। पूरे विश्व में उसने अपना राज शासन कर लिया था, स्थापित। भारत तक क्या आया था, भारत से खाली हाथ लौट गया। भारत पे भी काफ़ी हद तक उसने इम्पैक्ट डाला था, लेकिन भारत से लौट गया था, भारत हमारा बच गया। लेकिन आज जो पूरे विश्व पर राज करने वाला, विश्व पर हुकूमत करने वाला सिकंदर का जो राज शासन बना था, वो आज कितना है? आज वो एक मैसेडोनिया, आप गूगल करके देख लीजिए कितना है। आज वो उतना नहीं है जितना उसने किया था, जितनी पराक्रमी उसकी सेना थी और जितना बड़ा उसने शासन बनाया था। तो क्यों ये समय समय पर समय का चक्र ऐसा परिवर्तन लाता है? क्यों ऐसे बड़े बड़े जो महान पराक्रमी, जो हम बड़े बड़े राज्य पर राजपाट करने वालों का भी राजपाट घट जाता है, या फिर बड़ी बड़ी ताकतें भी, ताकतवर भी ताकत खो देती है, या फिर जिसके कमज़ोर भी ताकतवर बन जाता है? क्यों ये ऐसा चक्र चलता है? एक समय में हमारे बहुत बड़े महान राजा हुए, चक्रवर्ती अशोक सम्राट। उनका भी बहुत बड़ा व्याप था, बहुत बड़ा एक वो था। लेकिन उनके जाने के बाद उनका भी राज्य जो है धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी घटते गया। फिर अलग अलग राजा हुए, अलग अलग राजाओं का अलग अलग राजपाट हुआ। तो हमारे भारत में भी मुगल शासन बहुत काफ़ी बढ़ गया था। फिर शिवाजी महाराज आए, शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की और उसका व्याप बढ़ाया। तो समय समय पर जो ये परिवर्तन होते रहता है, हम चाहे जितना चाह ले, लेकिन होता वही है प्रकृति के हिसाब से। लेकिन ये चक्र ऐसा चलता क्यों है, होता क्यों है? अगर हम हमारे भारत देश में आज की वर्तमान की 50-60 सालों की अगर स्थिति देखें, तो उसके पहले की अगर स्थिति देखें तो उसके बाद मुगलों के बाद शिवाजी महाराज आए, शिवाजी महाराज ने अपना व्याप बढ़ाया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने हम पर हुकूमत की। तो हम पर नहीं, बहुत जगह अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है। उसके बाद फिर हम इंडिपेंडेंट हुए और फिर हमने जो सत्ता चलाई तो उसमें दो पार्टियां बनी, और भी पार्टियां होंगी, लेकिन दो जानी मानी पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस। तो कांग्रेस का जो बहुत सालों तक राज रहा हमारे भारत पे, कांग्रेस का भारत पे राज रहा, लेकिन विकास जो सही मायने में होना चाहिए था वो हुआ नहीं। उसमें से भारत और पाकिस्तान भी अलग हो गए, हमारी ज़मीन भी वहाँ पे अलग हो गई। जितनी ज़मीन बची उसमें भी काफ़ी हद तक जो हमारा विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं। फिर बीजेपी आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने काफ़ी हद तक जो डेवलपमेंट कर सकते थे वो किया। फिर उसके बाद कांग्रेस आई, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल और बैलेंस आया। जो भी परिस्थिति थी उनके लेवल पर उन्होंने मैनेज की। फिर बीजेपी आई, फिर बीजेपी ने डेवलपमेंट पे फोकस किया। थोड़ी बहुत बातें, प्रॉब्लम्स 19-20 होती है, कोई भी इंसान भगवान नहीं है। जो भी अपने समझ और दृष्टिकोण और बुद्धिमत्ता के हिसाब से काफ़ी हद तक कुछ करता है। हर कोई अपने अपने लेवल पे सही ही सोचता है और सही ही करने की एक वो होता है हर किसी का, कोई भी गलत नहीं करना चाहता है। तो बीजेपी के शासन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और ख़ास करके हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़े मायने पर विकसित हुआ, और जो ज़रूरत भी थी। वो कहते हैं ना, अमेरिका इज़ नॉट रिच बिकॉज ऑफ whatever, but America is rich because of their infrastructure and road infrastructure was good. तो वैसी कहानी है, ये मैंने कहीं सुना था। तो ये बात सही है, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा रहेगा, रास्ते अच्छे रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेगा, तो बाकी सारी चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी हद तक मैनेज होना आसान हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ, हमारी सिक्योरिटी भी डेवलप हुई है, प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने, बीजेपी ने, और एजुकेशन के फील्ड में भी काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है। लेकिन जो एक नेचुरली जो चीज़ें होती है ना, जो हम वो एक करते हैं, जो बैलेंस इम्बैलेंस की बात होती है, और कुछ एजुकेशन में हमें कुछ ध्यान देने की जो ज़रूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी का बहुत व्याप बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एस्ट्रोलॉजी जो बनाई थी वो एस्ट्रोलॉजी एज ए साइंस थी।
हमारे यहाँ कोई दूरबीन नहीं थी, कोई इक्विपमेंट नहीं था। विदाउट एनी इक्विपमेंट एस्ट्रोलॉजी ऐसा साइंस था कि यहाँ पर बैठ करके बता देते थे कि कौन से ग्रह की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह कितने अंतर पर किस डिग्री में स्थित है, किस दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर बैठकर अंतरिक्ष की चीज़ों के बारे में जो बता पाते थे, तो वो एस्ट्रोलॉजी साइंस था। लेकिन आज हम एस्ट्रोलॉजी को क्या कर रहे हैं, वो इसकी वजह से ना बहुत से घरों में और एक जनरल समाज में, समाज की जो स्थिति बन रही है वो बिगड़ रही है, ऐसा मुझे लगता है। हमें एस्ट्रोलॉजी एज ए साइंस देखना चाहिए और एज ए साइंस उसको डेवलप करना चाहिए। जैसे कि एस्ट्रोनॉमी है, स्पेस साइंस, तो वैसे हम एस्ट्रोलॉजी को भी एज ए साइंस डेवलप कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आज देखो यूएस भी जो इतना डेवलप कर रहा है ना, तो वहाँ पे भी हमारे यहाँ से गए हुए लोग हैं जो उनको डेवलपमेंट में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। कोई भी देश हो, हर कोई किसी और के साथ मिलजुल करके भी डेवलपमेंट करता है। तो एक की बुद्धिमत्ता नहीं होती है, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक वो होता है। भगवान की पूजा हर जगह होती है, यूएस में भी होती है, यूके में भी होती है। ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ पर भगवान की पूजा नहीं होती होगी। अगर हमारे स्वरूप में नहीं होते हैं तो किसी और स्वरूप में होते हैं, लेकिन भगवान की पूजा होती है, स्पिरिचुअलिटी रहती है, आध्यात्मिकता रहती है। लेकिन आध्यात्मिकता को हम कैसे वो करते हैं अपने आप में, अपनी चेतना और आत्मा को विकसित करने के लिए, तो वो महत्वपूर्ण भाग होता है। देखो हमारा देश सबको पता है कितना बड़ा था, कितना विशाल साम्राज्य था हमारा। आज इतना सा भारत देश रहा है हमारा, इतना सा। हमारी क्या त्रुटि रही होगी, हम सही मार्ग पर चले, सब कुछ सही हुआ, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य से हम खोते खोते लड़ते खोते हुए आज इतने से रह गए। इतना सा देश है आज हमारा। हमने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ किया, हमारे नाम पे बहुत कुछ है कि यहाँ भारत का प्रत्येक व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है, ये है वो है, बहुत कुछ है हमारा। हमने ये बनाया, वो बनाया, बहुत नॉलेज है, ज्ञानी है, टैलेंटेड है, स्किल्ड है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ। बहुत कोई कर नहीं सकता वो हमने ऐसा कुछ डेवलप किया। लेकिन मुझे बताओ, फिर भी काफ़ी हद तक हम बहुत कुछ खोए, इतिहास से आज तक बहुत कुछ खोया। और आज भी हमारा जो देश इतना सा बचा हुआ है, हमें उसको इतिहास से सीखने की ज़रूरत है कि हम इतिहास से कुछ सीखें और हमारे भविष्य में हमारे देश को ऐसी कोई परिस्थिति का सामना ना करना पड़े जो हम इतिहास से करते आए। जो भूलें हमने की, जो मिस्टेक्स हमने की इतिहास में, वैसा कुछ आगे हमारे भारत देश के लिए नहीं बनना। कुछ जो परिस्थितियां थी उस हिसाब से हमारा विकास नहीं हो पा रहा। आज के डेट में भी अगर हम कांग्रेस पार्टी को देखो, पॉलिटिशियंस को देखो, तो कोई ये नहीं देखता कि हमारे देश को कैसे हम डेवलप कर सके, क्या मुद्दे होने चाहिए डेवलपमेंट के लिए बात करने के लिए। आज हम पेपर लीक पे बात करते हैं। जो पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक जो हुआ वो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था। बात ये थी फिर से 10 दिन में 15 दिन में आप एग्जाम को ऑर्गेनाइज करो और ये देखो कि दोबारा से वैसी मिस्टेक ना होने पाए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए और उसकी केयर करो, मतलब जो भी है सिस्टमेटिकली। और हम अपने एजुकेशन को डेवलप करें। वर्ल्ड में जो टॉप कंट्रीज है जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है, उनके रैंक में हम शामिल हो, इस पर क्यों नहीं हम डिस्कस करते। इसको कैसे डेवलप किया जाए, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, क्या एडवाइसेस हो सकती है। तो जो टॉप कंट्रीज के, टॉप यूनिवर्सिटीज के जो एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले जो भी स्टाफ वगैरह जो भी होंगे, हेड वगैरह, तो उनको हम हमारे यहाँ पे ला के हमारे एजुकेशन में क्या स्ट्रक्चर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी सलाह लेके क्या हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्यों नहीं इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते, क्यों नहीं ये सारे मुद्दे को डिस्कस करते हैं। और दूसरा, हमारी करेंसी जो इतनी वो हो रही है, जो $1 1 रुपीज़ था, आज हमारा $1 95 रुपीज़ के आसपास है समथिंग। क्यों हम उस पर डिस्कस नहीं करते कि कैसे हम अपनी करेंसी को स्ट्रांग बना सके, हम अपनी करेंसी को मजबूत बना सके और उसकी वैल्यूएबल ग्रोथ हो, इसके बारे में सोचें। ये मुद्दे होने चाहिए। अभी हमने हमारे देश में सिक्योरिटी को अच्छा डेवलप कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना लिया। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाया तो वहाँ पे हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हमें क्या करें आगे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि आगे भी हम
सोचे और देखें तो करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे मेन तो हमारी भारत की जो जड़ है वो है एजुकेशन सिस्टम। इसको हम रैंक में ला सकते हैं वर्ल्ड के टॉप उसमें। इसके अलावा यही कोई छोटी बात नहीं है एजुकेशन को अच्छा एक वो बनाना। इसके अलावा फाइनेंशियली इकोनॉमिकली हम अपनी करेंसी को कैसे मजबूत कर सके ये एक विषय है। इसके अलावा भी और जो आजकल जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है डे बाय डे देखो इम्प्लीमेंट होता है। पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वो स्लो था, फिर उसमें कुछ और ऐड ऑन हुआ, फिर उसकी स्पीड बढ़ी, चीज़ें ऐड ऑन होती रही, डेवलपमेंट होते रहा, इम्प्लीमेंट होते रहा। जो ट्रेनें थी, ट्रेनों में बुलेट ट्रेन आई, हमारे भारत में भी आ रही है, उसका काम चल रहा है। हाइपरलूप ट्रेन आई जो एक ट्यूब के अंदर से चलती है और पटरी को चिपक के नहीं चलती है, कुछ देर तक के चिपक के चलती है, फिर अपना एक एयर में चलने लगती है। 3.5-4 इंच के आसपास उसका वो गैप होता है पटरी से। तो हाइपरलूप ट्रेन ट्यूब के अंदर से चलती है तो बहुत फास्ट चलती है। तो स्पीड इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो हम क्यों नहीं देखते कि हमारे देश में जो है एयरलाइन कंपनी प्रॉपरली नहीं चल पाती है। सिर्फ एक ये इंडिगो एयरलाइंस चल रही है, बाकी एयरलाइन कंपनी क्यों नहीं चल पाती है। और हम इसमें क्या ऐसा इम्प्लीमेंट करें कि जो बाकी देश है तो हम वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो फास्ट कर सकें। जो समझो अभी 10 घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं, 15 घंटे लगते हैं, जैसे मान लो एयर ट्रांसपोर्ट से 15 घंटे लग रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो हम उसको 5 घंटे 3 घंटे में कर सकें। उसके लिए क्या हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्या इनोवेशन करना पड़ेगा, ये सब मुद्दे हो सकते हैं ना। तो अगर हमारा कहीं पे ट्रांसपोर्ट फास्ट हो जाएगा तो ये तो बेसिक चीज़ है। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, फास्ट होगा, तो बहुत सारी चीज़ों से हम बहुत आसानी से जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना और आसान हो जाता है। आज हम दूसरे प्लानट के रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं। हमारे धरती पे जीवन महत्वपूर्ण है। क्या हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो हम दूसरे प्लानट पे सेटअप करें और वहाँ से वायरलेसली हमारे प्लानट पे कनेक्ट करें। लेकिन वहाँ पे जाना आना जो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो टाइम ड्यूरेशन हम कैसे कम करें, कम टाइम में वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा फोकस होना चाहिए। हमने अभी तक सिर्फ प्लैनेट्स एक्सप्लोर किए, हमने डायमेंशंस को एक्सप्लोर नहीं किया। बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हम करना चाहें तो। वो एक होता है ना हमारा कर्म, एक संकल्प होता है। जैसे इस कर्मों की मोदी जी की भाषा में बताओ, संकल्प की भाषा में, तो मोदी जी ने बहुत सारे संकल्प लिए, उसमें से 3 बड़े काम हुए। जो एजुकेशन डेवलपमेंट में भी बहुत सारा काम हुआ, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत सारा काम हुआ, सिक्योरिटी अपग्रेड में बहुत सारा काम हुआ। अब ऐसे हमारे कर्मों का एक वो होता है कि हमने ये तो कर दिया, अब यहाँ से आगे हम करेंगे क्या, वो हमें सोच के समझ के फिर कैसे करेंगे ये सोचने की जरूरत है। फिर कैसे करेंगे वो देख के उसको डेवलप करने की जरूरत है। हमारा जो भारत देश है, हमने सिक्योरिटी तो अपग्रेड कर ली, लेकिन हमको ये देखने की जरूरत है कि जो आजू बाजू वाले देश है, इवन सारी जो कंट्रीज है, क्या हम लड़ते रहेंगे सबके साथ? क्या हमने सेना उसके लिए बनाई है, लड़ते रहने के लिए? सेना हमने प्रोटेक्शन के लिए बनाई है। सेना को प्रोटेक्शन हम स्पेस प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। मान लो अगर यहाँ से कहीं हम जा रहे हैं, दूसरे अगर गैलेक्सी से हम कनेक्ट कर पाते हैं, अगर हम दूसरे गैलेक्सी से कनेक्ट कर पाते हैं और दूसरी गैलेक्सी से जो कि रिसर्च बहुत तेजी से चल रही है, नासा वगैरह जैसे उसमें, तो अगर हम कर पाते हैं तो वहाँ के जो भी लोग होंगे या फिर जो भी होंगे तो वो किस तरह के होंगे, कैसे होंगे, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप होगी, नहीं होंगी, तो वहाँ के ऑल ओवर सिक्योरिटी कैसे होंगी। अगर मान लो अगर सही नहीं हुआ कुछ, तो हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी है हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, तो कैसे हम अपनी सुरक्षा करेंगे? उसके लिए हमारी सेना होनी चाहिए। तो हमको मिलजुल के दूसरों का भी डेवलपमेंट हो, हम साथ में मिलकर खुद भी डेवलप करें और हम साथ में लड़ते ना रहे, ये सोचने की और एक दिशा हमको मार्ग पकड़ने की जरूरत है। हम अगर यही तक रहेंगे सिमट कर आपस में लड़ते रहने का, झगड़ते रहने का, तो कैसे हम दिशा पकड़ेंगे, कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे? तो फिर वही होता है जैसे मैंने बताया कि मेसोपोटामिया, सिकंदर सम्राट जो महान था, और कई महान शासक हुए जो बहुत बड़े बड़े अपने साम्राज्य बनाए, लेकिन वो आखिर में फिर उनका जो है साम्राज्य धीरे धीरे घटते गया। तो ये इनसे हमें सीखने की जरूरत है। देखो गीता में भी कहा गया है कि कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि देखो आप कोई भी कर्म करोगे, नेचुरली जो भगवान को मानता है या नहीं मानता है, कर्म करोगे आपको फल मिलेगा, फल आता ही। आपने खाना खाया, आपका पेट भरेगा, आपको बॉडी को एनर्जी मिलेगी। जिस तरह का खाना खाया होगा उसमें जिस तरह का प्रोटीन होगा, वो प्रोटीन आपकी बॉडी को लगेगा। तो
फल तो आपको मिलेगा ही। आप फल की चिंता करो या मत करो, आप गोल रखो या मत रखो, लेकिन आप कर्म कर रहे हो। लेकिन गोल रखना इसलिए जरूरी होता है कि हम किस दिशा में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हमको ये पता होना चाहिए हमारा मार्ग क्या है। तो उस चीज़ तो जैसे हम कुछ खाते भी है तो आजकल उस हिसाब से खाते हैं कि हमारे बॉडी को किस टाइप के प्रोटीन की जरूरत है, उस टाइप से हम प्रोटीन वगैरह लेते हैं। तो बैलेंस करते हैं हम चीज़ों को। मुद्दे की बात यह है कि जो ये सामाजिक परिस्थितियां बनती है तो इनको हम कैसे सुधार सके, ये महत्वपूर्ण है। अगर हम लड़ते रहेंगे, जो कई देश थे आज वो देशों के नाम बदलकर कई दूसरे देश हो गए और व्यवस्थापन चल रहा है। जैसे हमारे भारत का भी कई हिस्सा कई दूसरे देशों में गया है और कई अलग अलग तरह से वो मैनेज कर रहे हैं, जैसे जैसे भी कर रहे हो। जैसे पाकिस्तान ही देख लो, तो आज तक उनका कोई डेवलपमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने ये जाना नहीं कि हम अपने देश को, परिस्थिति को, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और कैसे हम किस दिशा में प्रगति करें। तो आज उनकी जो भी परिस्थिति है वो उनके इस वजह से है। बहुत सालों के जो बने बिलीफ्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वही है ना, जो जापान की अगर हम बात करें, जापान देखो एक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। आज देखो जापान किस लेवल पर है, कितना इम्प्लीमेंट और डेवलपमेंट वहां पे दिखाई देता है जापान में। चाइना का अगर हम डेवलपमेंट देखें तो आप हिस्ट्री में जाकर के सर्च कर सकते हो कि क्या था चाइना आज से 70-80 साल पहले और आज क्या है। और हम अपने आप को भी देख सकते हैं एज कम्पेयर टू चाइना, 70-80 साल में चाइना वर्सेस भारत। तो क्या ऐसा इन देशों ने किया तो उनका उस लेवल का डेवलपमेंट है, पीसफुल डेवलपमेंट। जापान में अगर हम देखें तो पीसफुल कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, डिसिप्लिन कंट्री है, क्लीनलीनेस वहाँ पर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, टेक्निकल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअलिटी भी है। तो एथिक्स जो है वो भी वहाँ पे है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो यूएस की चीज़ें नहीं यूज़ करती, कोई सिर्फ देश की नहीं करती है। खुद की लैंग्वेज, खुद का ही सिस्टम, खुद बाहर तुमको बेचती है, तुम हमारे टेक्नोलॉजी खरीदो, तुम हमारी प्रोडक्ट खरीदो और हम हमारे देश में हमारी ही लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो क्या ऐसा चाइना ने किया और उसके बावजूद और उसके बाद वो पावरफुल भी बनी? ऐसा नहीं है कि नहीं बनी। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। चाइना भी एक टाइम पे इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन आज इतना पावरफुल है कि अमेरिका को भी चाइना को कम ज्यादा करने के लिए सोचना पड़ता है 10 बार। तो ये डिफरेंस, मतलब ये इतनी पावर बनी कैसे? चाइना तो खुद की लैंग्वेज यूज कर रहा है, खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जैसे भी कर रहे हैं डेवलप कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया। इंटेलिजेंस का अभी वो बढ़ रहा है तो वो देखा देखी ये होता है कि आ रहा है दुनिया में, हम भी डेवलप कर ले। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा हम ह्यूमन पोटेंशियल को, हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम ह्यूमन पोटेंशियल को, इंटरनल ह्यूमन पोटेंशियल को कैसे डेवलप करें, हमारी चेतना को कैसे हम विकसित करें, ये सोचने की जरूरत है। और हम कर सकते हैं अगर उस दिशा में हम ध्यान दे सकते हैं। हमारे उसमें वो एक रहा है लेस इंफ्रास्ट्रक्चर हाई टेक वाला सिस्टम रहा है हमारे यहाँ पर। हमारे जो ऋषि मुनि या फिर जो भी पूर्वज थे या फिर जो देवी देवता भी हम अगर देखते हैं, उनके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि लेस इंफ्रास्ट्रक्चर हाई टेक। तो इस तरीके का डेवलपमेंट, और धीरे धीरे ये जो भी हम करते हैं ना, उसी दिशा में चीजें बढ़ती ही जाती है। अभी हमने देखो जो कंप्यूटर बनाया था, इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया था, आज इतना सा कंप्यूटर है। हमने मोबाइल बनाए थे, इतने बड़े मोबाइल, इतने बड़े मोबाइल थे, बहुत मोटे मोटे मोबाइल थे, आज इतना सा मोबाइल फोन है। टीवी जो निकली थी पहले बहुत बड़ी टीवी थी, अब छोटी छोटी होती जा रही है। हम दिशा में, हमारा विजन हो या ना हो, हम इनडायरेक्टली उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो हम अगर ये सोचे कि कैसे हम लेस इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई टेक इंप्लीमेंट कर सकते, तो बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र।